फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स 2018। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेट ए ऑफ 2018 प्रीलिम्स पेपर। तो इसमें जो ऑर्डरिंग या नंबरिंग रहेगी क्वेश्चन की, जो 2018 का जो प्रीलिम्स पेपर है सेट ए, उसके हिसाब से रहेगी, सो दैट यू कुड गो बैक टू द पेपर एंड सी द क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस ऑकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। तो यहाँ वाटर लॉस की बात हो रही है, डेजर्ट एरिया की बात। डेजर्ट एरिया में जनरली क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वाटर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो प्लांट है एज वेल एज एनिमल्स है, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि प्लांट में जो लीफ होता है उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है इन दी डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरियाज मतलब ऐसा एरिया जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है एंड वाटर काफ़ी कम है। लीफ का मॉडिफिकेशन क्या रहेगा, वाटर को हमें, वाटर लॉस को हमें बचाना है, वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, लीफ को क्या हम कर्ली बन सकता है, लीफ टाइनी हो सकता है, लीफ थॉर्न में कन्वर्ट हो सकता है, या लीफ में कुछ वैक्सी लीव्स भी हो सकते हैं, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। अगर आप यहाँ देखेंगे हार्ड एंड वैक्सी लीव्स है, अगर आपने एलोवेरा देखा होगा, हार्ड होता है, वैक्सी होता है, सक्यूलेंट होता है, टाइनी लीव्स होते हैं, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, जैसे कि आपने कैक्टस देखा होगा, राइट, with thorns instead of leaves. So that's why all of the given statements are correct. That is option D. Option D is the answer. ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि तीनों भी इसके मॉडिफिकेशन। अगर अदर मॉडिफिकेशन देखेंगे डेजर्ट एरिया के, जैसे उनकी रूट जो होती है काफ़ी डीप होती है, रूट में मॉडिफिकेशन होता है, लीफ में मॉडिफिकेशन होता है। अगर लीफ अगर थॉर्न बन चुका है तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस किया जाएगा बाय द स्टेम। जो स्टेम होता है प्लांट का, उसका स्टेम से फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स, एग्जांपल कैक्टस, राइट। ये है योर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सीपीसीबी। ठीक है, हम रीड करते हैं स्टेटमेंट्स को। द एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर सीपीसीबी हैव बीन क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गलत है, सीपीसीबी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बना है। एनजीटी डेफिनेटली एक्ट से बना है, 2010 का एक एक्ट, उसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 एक्ट, 2010 का एक्ट है। और जो सीपीसीबी है, जिसको हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, ये बना है वाटर एक्ट के तहत। एक एक्ट आया था 1974 में, उसको बोलते हैं वाटर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर एक्ट 1974, उसके हिसाब से सीपीसीबी बनता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस and help reduce the burden of litigation in the higher court. That's correct, आधा स्टेटमेंट सही है। and aims to improve quality of fair, yes, ये दोनों भी एक स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज द आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन सही है। एनजीटी क्या करता है, जो भी लॉज है उसको क्या करता है, इन्फोर्स करता है। अगर कोई लिटिगेशन होगा, उस लिटिगेशन को आप एनजीटी में जाके सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ का लिटिगेशन आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर एक्ट है, एज पर द एक्ट पर्टिकुलर स्टेप होना चाहिए, कंप्लाइंस होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो यू कुड गो टू द एनजीटी टू चैलेंज गवर्नमेंट एज वेल एज एनी अदर बॉडी हु आर वायलेटिंग द इन्वायरमेंटल लॉज, राइट। और सीपीसीबी का क्या पर्पज होता है, इन्फोर्स करना लॉज को। इट इज़ लाइक एग्जीक्यूटिव बॉडी, सीपीसीबी एग्जीक्यूटिव बॉडी, एंड एनजीटी इज लाइक ए जुडिशियल बॉडी। इसको हम ट्राइब्यूनल बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जजेस भी होते हैं और कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं ऑफिसर्स, इस वजह से उसको हम ट्राइब्यूनल बोलते हैं, राइट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन सीपीसीबी एंड एनजीटी। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। With reference to circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under the conservation? तो क्वेश्चन है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। इस टर्म को दिया गया था बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ AO, जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। इन्होंने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को दिया था। तो इसका पर्पस था कि सॉइल कंजर्व हो प्लस आपका एग्रीकल्चरल जो आपका आउटपुट रहेगा वो भी बढ़े, प्लस सॉइल इन्वायरमेंट इसकी भी कोई हानि ना हो। तो इट्स लाइक अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी रहे और जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम कंजर्व भी करते रहे। ये पर्पस था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। अगर हम इसमें देखेंगे अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन और स्पेसिफिक्स लाइक दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। दैट वाई फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट जहाँ जहाँ आपको दिखेगा उसको एलिमिनेट कर दो आप। तो आपका बचा है बी एंड सी। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज। दैट्स करेक्ट, क्योंकि हम सॉइल की बात करें, सॉइल को कंजर्व करना है, तो सॉइल कंजर्व होगा अगर सॉइल को आप टच नहीं करोगे, तो सॉइल को क्या करो, उसको टिलेज ही मत करो। तो दैट इज सेकंड करेक्ट है।
सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, तो ऐसा कुछ है नहीं, प्लांटेशन क्रॉप्स भी आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है टिलेज ना हो, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और सॉइल का भी कंजर्वेशन हो। तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 3 जिसमें इसको हटा दो, 3 इसमें है, तो ये अगर हटा दोगे तो आपका आंसर बचेगा सी इज द आंसर जो है 2, 4 एंड 5। 4 क्या है, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस। डेफिनेटली जो सॉइल जिसको हमने टील नहीं किया है, जिसकी हमें टीलेज नहीं की है, लेकिन ऑलरेडी हमने एक क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग हमने कर लिया है, तो जो भी लेफ्ट ओवर पोर्शन रहेगा उस पर्टिकुलर क्रॉप का, उसको काट के हम क्या करेंगे, सॉइल के ऊपर क्या करेंगे, लेयर बना देंगे उसका। ठीक है। अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंस, क्रॉप रोटेशन किया जाएगा सो दैट सॉइल का कंजर्वेशन हो या उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर हम रोटेशन नहीं करेंगे क्रॉप्स का तो क्या होता है, सॉइल की सलाइनिटी बढ़ती है, सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर रोटेशन करते रहेंगे तो आपका न्यूट्रिएंट भी एनरिच होता रहेगा, रिप्लेनिश होता रहेगा। दिस इज हाउ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई आंसर इज 2, 4 एंड 5, दैट इज ऑप्शन सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म with the mass extinction, sixth extinction is often actually this question is about sixth mass extinction। the sixth mass extinction ह्यूमन बीइंग की वजह से होने वाला, because human beings have exploited as well as exploiting natural resources in an irreversible manner। like forest को exploit किया जा रहा है, ओशन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बड़े बड़े डैम को बिल्ड किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक इंडस्ट्री, सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका एक्सटिंक्शन हो रहा है। मास एक्सटिंक्शन हो रहा है मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसका एक्सटिंक्शन होना। ठीक है, दैट्स वाई इसका आंसर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ सेट ए 2018 ऑफ प्रीलिम्स पेपर, आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ हम जाके रीड कर सकते हो, मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, ये आप जाके डिटेल में आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनरली अभी करंट इंडिया में जीएम क्रॉप में अगर हम देखेंगे तो बीटी कॉटन है, बोलते हैं बीटी कॉटन। बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम, क्राइवनेसी जीन हमने, क्राइवनेसी जीन जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्राइवनेसी जीन हमने किसी बैक्टीरिया से लिया है और उसको हमने कॉटन में इंट्रोड्यूस किया है, और कॉटन हैज़ बिकम रेजिस्टेंट टू पेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। अभी मस्टर्ड की बात हो रही है तो अभी हम 1 by 1 स्टेटमेंट को रीड करते हैं। GM mustard has the genes of soil bacterium that give the plant property of pest resistance to a wide variety of pests। तो ऐसा नहीं होता, वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट नहीं, बस कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेस्ट का ही उसको प्रोटेक्शन मिलता है, नॉट वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इवन इन केस ऑफ बीटी कॉटन ऑल्सो इट इज रेजिस्टेंट टू नॉट वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट बट ऑल्सो ओनली specific species, right? Few limited species only. The GM mustard has a genes that allow the plant cross pollination and hybridization। Yes, that's correct. क्रॉस पॉलिनेशन आप जीएम मस्टर्ड में कर सकते हैं। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। जीएम मस्टर्ड हैव बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब यूनिवर्सिटी। ये गलत है, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर जीएम मस्टर्ड को डेवलप किया और इसकी फंडिंग किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उन्होंने इसकी फंडिंग की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है जीएम मस्टर्ड को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल लेक? कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल। तो इसका आंसर है कोडाईकनाल, क्योंकि ये दिंडीगुल नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ ये पर्टिकुलर सिटी है कोडाईकनाल, और वहाँ ये आर्टिफिशियल लेक अवेलेबल है। ठीक है, कोलेरू लेक नहीं है क्योंकि ये आंध्रा एंड कृष्णा एंड गोदावरी जो डेल्टाज है उसके बीच में ये कोलेरू लेक आता है। नैनीताल में आता है, रेणुका ये हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, तो ये सारे गलत है, आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल की बात हो रही है, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली हेवी सैंड माइनिंग की वजह से होते हैं, ये हम जानते हैं, हमने कॉमन सेंस के लिए न्यूज़ में भी आते रहता है, लोकल न्यूज़ में। ठीक है, तो क्या है कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली इसके भी ऐड है, तो हमें देखने की कौन से कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, ये गलत है, क्योंकि अगर आपका सैंड माइनिंग हो रही है एकदम डीप से और रिवर बेड में जो भी सैंड वो रिमूव हो चुका है और ये पर्टिकुलर लेक अगर कोस्टल रीजन में होगा तो डेफिनेटली यहाँ जो है सॉल्ट जो है एंट्री करेगा। पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, हेवी एंड सैंड माइनिंग डेफिनेटली ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन होगा। लोअरिंग द वाटर टेबल, या डेफिनेटली दोनों सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द आंसर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स consider the following statements। a high content of organic matter in the soil drastically reduces its water holding capacity। तो ये गलत है,
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनफैक्ट क्या होती है, बढ़ती है, कम होने के बजाय बढ़ती है। दैट्स ए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सॉइल डजंट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, ये गलत है, क्योंकि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, H2S की बात करते हैं, उसमें सॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये गैसियस साइकिल भी होती है एज वेल एज सेडिमेंटरी या रॉक साइकिल, दोनों साइकिलों में सल्फर का रोल रहेगा। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम, डेफिनेटली इरिगेशन की वजह से सैलिनाइजेशन होता है, तो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सी इज द आंसर। ठीक है, सी दैट इज इरिगेशन की वजह से क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ती है, क्योंकि इरिगेशन में आप पानी डाल रहे हो और पानी का इवेपोरेशन होने के बाद उसमें जो भी मिनरल है वो वहाँ के वहाँ डिपॉजिटेड रहेंगे। अगर ऐसा कंटिन्यूसली इरिगेशन आप काफ़ी ज़्यादा करें तो धीरे धीरे ग्रेजुअली डे आफ्टर डे, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, यू विल फाइंड increase the salinity of your cropland because excessive irrigation done for this particular project, right? तो ये है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, पार्टनरशिप, the partnership for action on green economy, that is page, a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies emerged at, this particular thing emerged at Rio de Janeiro United Nations Conference on Sustainable Development, United Nations Conference on Sustainable Development 2012. At this particular conference, this concept of page was developed, right? This concept of page was developed. Definitely, if this was took place in 2012, it means this was launched in 2013, right? That's why ये सब बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जनरली पेज में क्या होता है कि व्हाट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज विच आर गोइंग ऑन इन द कंट्रीज, उसको सस्टेनेबल किया जाएगा बाय कंसिडरिंग इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स आल्सो, मतलब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इसमें क्या किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये है पेज, राइट? तो इसका क्या पर्पज रहेगा कि आपको पॉलिसी सपोर्ट दिया जाएगा, मतलब पेज का जो ग्रुप रहेगा अंडर UNEP, अंडर दिस कॉन्फ्रेंस, जो भी कंट्रीज है उनको पॉलिसी सपोर्ट दिया जाएगा, so that they would incorporate environmental things in their policies. सेकंड क्या रहेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग में आपको मदद मिलेगी, पॉलिसी सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, देन नॉलेज को भी शेयर किया जाएगा, मतलब ग्लोबली जो भी नॉलेज है, नॉलेज ऑफ व्हाट, ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विद इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, इसके रिगार्डिंग जो भी नॉलेज जो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है ग्लोबल लेवल पे, उसकी भी शेयरिंग होगी। और फोर्थ है अलाइन विद ग्लोबल गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, उसके साथ भी इसको क्या किया जाएगा, अलाइन किया जाएगा। ये है पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन द ट्रॉपिकल वाटर, दैट्स करेक्ट। ट्रॉपिकल वाटर मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये जोन में आपको कोरल मिलेंगे, क्योंकि कोरल के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वार्म वाटर, शैलो वाटर एंड सलाइन वाटर, ये तीन चीज़ें इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर ट्रॉपिकल रीजन में देखेंगे जो भी कंट्रीज है उसके जो कंटिनेंटल शेल्फ है, तो यहाँ जो है आपको 200 मीटर तक का आपको जो है शैलो वाटर मिलेगा, राइट? दैट्स वाई ये ग्रो है ट्रॉपिकल वाटर में करता है, दैट्स ट्रू। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, क्योंकि ये जितने भी कंडीशन हम बात करिए सारे कंडीशन यहाँ मीट होते हैं। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में वी फाइंड these 3 conditions, warm water, shallow water and saline water. That's why this is also correct statement. Third, coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical. That's correct. क्योंकि एनिमल का जो टाइप होता है, स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होती है, वो कोरल रीफ में जो डाइवर्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर विथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट? दैट्स वाई इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मोमेंटम फॉर चेंज, अ क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो डेफिनेटली UNFCCC रहेगा, क्योंकि दिस इज द मेन यूनाइटेड नेशंस बॉडी लुकिंग आफ्टर क्लाइमेट चेंज, राइट? तो दैट्स वाई आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। इसमें कुछ चीज़ें हम देखते हैं, यहाँ न्यूट्रल का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। इसका फर्स्ट होता है कि कंट्रीज़ का जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उसको मेजर करो, मेजर करने के बाद उसको रिड्यूस करो, कि अगर हमें पता चला कि हमारा जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन काफ़ी ज़्यादा है तो इसके एमिशन को क्या हमें कम करना पड़ेगा, मतलब मेजर करो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ही हम रिडक्शन का टारगेट रख सकते हैं। थर्डली क्या रहेगा, इसको ऑफसेट करो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो रिड्यूस तो इसको ऑफसेट करो बाय परचेसिंग ग्रीन क्रेडिट्स और कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम द कंट्रीज हु आर एबल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उनसे क्रेडिट क्या करो आप खरीद लो। ये तीन चीज़ें होते हैं न्यूट्रल लॉ में। और मोमेंटम फॉर चेंज का क्या मतलब होता है,
इसमें क्या होता है, ग्लोबली जो भी इनोवेशंस या इनोवेशंस एज वेल एज प्रोग्राम्स सक्सेसफुल हो चुके हैं फॉर ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन के रिडक्शन के लिए, तो उसका जो नॉलेज को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा ग्लोबली। ठीक है, तो ये है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यूएनएफसीसी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। ये बाकी के ए बी एंड डी आर गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पखवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड, ये है क्वेश्चन नंबर 94। तो इसका दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, ये है अरुणाचल प्रदेश, तो आंसर है ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये करेक्ट है डेफिनेटली, 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसके अंडर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का एक कैटेगरी बनाई गई है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होता है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ये किसी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोर पार्ट होता है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है। और डिक्लेरेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, इट्स पर्पज इज कंजर्वेशन ऑफ स्पेसीज हु इज रेयर और हु इज एंडेंजर्ड और थ्रेटन। ऐसा कुछ स्पेसीज जो रेयर है, थ्रेटन्ड है, एंडेंजर्ड है, उसके लिए ऐसा कुछ हमें स्पेस चाहिए जो इनवायोलेबल हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है उस समय जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड बाय द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा डिक्लेयर एनी एरिया एज अ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। मतलब किसी भी एरिया को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का होता है इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड बाय द कंसेंट बाय ग्राम सभा, स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज अ स्कोप फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। अगर किसी उस पर्टिकुलर हैबिटेट में कुछ लोग हैं, अगर उनका डिस्प्लेसमेंट करना अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस समय ग्राम सभा की परमिशन या कंसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स, दैट्स करेक्ट। बैगास एक कम्युनिटी है, फॉरेस्ट कम्युनिटी, उनको हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं। राइट, थर्ड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स द हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो है पर्टिकुलर थर्ड नंबर का स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका आंसर है 1 और 2, क्योंकि इसमें रोल है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का। 3-4 ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, ग्राम सभा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, तो ये 3 लोग इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन ए। सेकंड स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड प्लांट डिसीजेस। मतलब प्लांट डिसीजेस स्प्रेड होने में ऊपर जो ऑप्शन में से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। बर्ड्स, डेफिनेटली बर्ड्स आर नोन फॉर देयर मोबिलिटी, दे ऑलवेज ऑन द मूव, they always migrate, so in that process they carry the pathogens को क्या करते हो, कैरी करते हैं, that's why definitely first is correct। डस्ट ब्लोइंग, डेफिनेटली जब डस्ट ब्लो करता है उसके साथ जो भी बैक्टीरियाज, फंगी, उसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, they would be carried along with the wind and they would be deposited to some other area, that's why the new area where this particular dust got deposited, वहाँ क्या होगा, उसका इन्फेक्शन होगा या स्प्रेड होगा। ये भी करेक्ट है। रेन, डेफिनेटली जब रेन फॉल होगा तो जब वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरेगा तो स्प्लैशिंग होगा इससे, तो स्प्लैशिंग की वजह से डिसीजेस स्प्रेड होंगे, एज वेल एज रन ऑफ जब होगा पानी का रन ऑफ, उस समय भी पैथोजेंस क्या करेंगे, कैरी किए जाएंगे। ऐसा थर्ड भी करेक्ट है। विंड ब्लोइंग, डेफिनेटली जब विंड ब्लो किया जाएगा उस समय भी विंड के साथ क्या कुछ पैथोजेंस क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इसमें डस्ट के साथ करेंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर, मतलब बर्ड्स, डस्ट, विंड एज वेल एज रेन। बर्ड्स हो गए, इसमें मैमल्स भी आ सकते हैं, मैमल्स से भी जैसे आप बैट देख लो, इससे भी पैथोजन होगा, तो बर्ड्स तो है, बर्ड्स के साथ आपके मैमल्स भी आएंगे। इसमें आप इंसेक्ट्स भी डाल सकते हो, जैसे आपका बटरफ्लाई या हनी भी। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। ये गलत है, इसकी मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या करती है, गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस इशू करती है, और उसके हिसाब से ही एमपीएपयू को ऑपरेट किया जाता है। इसको ऑपरेट कौन करेगा, इसको ऑपरेट करेगा अपेडा। तो ये सही है, अपेडा फंक्शंस एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी, दैट्स करेक्ट। सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, दैट्स करेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 and 3। तो ऑप्शन बी में 2 and 3 है, तो आंसर इज 2 and 3, राइट। फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही इसके गाइडलाइंस देगी, डायरेक्शंस देगी, उस गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करने का काम अपेडा का रहेगा। और सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, और ये अपडेट आपको 2018 का, दिस क्वेश्चन पेपर इज अबाउट 2018 सेट है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। जितने भी क्वेश्चन थे 2018 में जो पूछे गए थे इन्वायरमेंट के सेक्शन से, उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2017 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन सो पेशेंटली। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।